गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एम लक्ष्मीकांत का 16th चैप्टर, दैट इज इंटर स्टेट रिलेशंस। The successful functioning of Indian federal system depends not only on the harmonious relation and the close cooperation between the center and the state, but also between the states, interstates। मतलब अगर हमारे इंडियन फेडरल सिस्टम को सही से फंक्शन करना है, स्मूथली फंक्शन करना है और बिना कोई डिस्प्यूट के फंक्शन करना है, तो कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, सेंटर और स्टेट का भी और स्टेट का भी। मतलब इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो सेंटर स्टेट रिलेशंस थे, लेकिन अब हम पढ़े इंटर स्टेट रिलेशंस, मतलब एक स्टेट के रिलेशंस दूसरे स्टेट्स के साथ। अगर हमारे फेडरल सिस्टम को सही से फंक्शन करना है तो सेंटर और स्टेट भी अगर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना पड़ेगा और स्टेट को भी कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना पड़ेगा। हेंस द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स द फॉलोइंग प्रोविजन विद रिगार्ड टू इंटर स्टेट कॉमिटी। कॉमिटी का मतलब होता है कोई हार्मोनी या फिर पीस, फ्रेंडशिप हो गया, पीस हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, तो हार्मोनी का ये मतलब है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो स्टेट और स्टेट के बीच में हार्मोनी, पीस और फ्रेंडशिप को प्रमोट करते हैं। एडजुडिकेशन ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, कोऑर्डिनेशन थ्रू द इंटरस्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263। तो इंटरस्टेट काउंसिल जो है अंडर आर्टिकल 263 है। म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। तो जो एक ऐसी नदी या फिर कोई ऐसी एक रिवर वैली जो एक से ज़्यादा स्टेट्स के अंदर बह रही है, तो ऑब्वियसली नदी के लिए तो बहुत सारे किंगडम्स में लड़ाई की है, ये तो स्टेट्स हैं। स्टेट्स में भी बहुत सारे जो डिस्प्यूट्स होते हैं रिवर के लिए, तो उससे रिलेटेड जो भी है डिस्प्यूट्स हम देखेंगे और उसको सॉल्व कैसे किया जाता है वो सब देखेंगे। इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे। इंटरस्टेट काउंसिल मेंशन की गई है अंडर आर्टिकल 263। और पब्लिक रिकॉर्ड्स, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, एक्ट्स, इन सबको कैसे रिकग्निशन मिलता है ये भी देखेंगे। और इंटरस्टेट ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। इन एडिशन द जोनल काउंसिल्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द पार्लियामेंट टू प्रमोट द इंटरस्टेट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 आया था और ये कब किसके साथ आया था? 7th अमेंडमेंट से। तो 7th अमेंडमेंट और ये जो 1956 का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, इससे स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। मतलब जो बाउंड्रीज थे उन लोगों को अल्टर किया गया था, एरिया को अल्टर किया गया था, नए नेम्स कुछ दिए गए थे किसी को। तो जोनल काउंसिल्स भी तभी आए थे, पार्लियामेंट ने एस्टैब्लिश किया था जोनल काउंसिल को। और जोनल काउंसिल का मेन पर्पस क्या है? स्टेट्स और स्टेट के बीच में कॉर्पोरेशन और कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करना। अब सबसे पहले देखते हैं इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। आर्टिकल 262 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ द इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स दैट मेक्स टू प्रोविजंस। तो आर्टिकल 262 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डील करता है डिस्प्यूट्स, वो इंटरस्टेट रिवर और रिवर वैली से जो भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उससे रिलेटेड। आर्टिकल 263 जो है वो इंटरस्टेट काउंसिल है, उसके ऊपर का ही आर्टिकल जो है वो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट से जो है डील करता है। इट मेक्स टू प्रोविजंस। और एडजुडिकेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ के ऊपर डिसीजन देना, जज करना या एम्पायरिंग करना, मतलब अल्टीमेटली कोई चीज़ के ऊपर अपनी जजमेंट देना। तो अगर कोई इंटरस्टेट डिस्प्यूट हो जाएगा तो क्या फैसला आएगा, उसे कह सकते हैं एडजुडिकेशन ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। तो आर्टिकल 262 इसे डील करता है। 262 एडजुडिकेशन ऑफ वाटर डिस्प्यूट, मतलब उसके ऊपर डिसीजन कौन लेगा, जजमेंट कौन देगा, डिस्प्यूट के ऊपर फैसला क्या होगा। और इसके अंदर दो प्रोविजन है। द पार्लियामेंट में बाई लॉ प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ एनी वाटर डिस्प्यूट्स और कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू द यूज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर ऑफ एनी इंटरस्टेट रिवर और रिवर वैली। तो पार्लियामेंट अब एक लॉ पास करके जो है एडजुडिकेशन करेगा, मतलब डिसीजन देगा, जज करेगा, फिर फैसला देगा किसी भी एक डिस्प्यूट के ऊपर या फिर कोई कंप्लेन के ऊपर। और कंप्लेन और डिस्प्यूट किससे रिलेटेड होगा? इस्तेमाल से, डिस्ट्रीब्यूशन से या फिर कंट्रोल करना। अब कंट्रोल वाटर को कैसे किया जाएगा? सपोज करिए कोई एक रिवर है, उसके ऊपर किसी एक स्टेट ने डैम बना दिया, तो उस डैम के थ्रू वो वाटर को रेगुलेट करेगा, वाटर के फ्लो को कंट्रोल करेगा। तो हो सकता है कि दूसरे स्टेट में उसकी वजह से उसी स्पेसिफिकली इस डैम की वजह से ही पानी कम जा रहा हो, तो इस केस में डिस्प्यूट आ सकते हैं। तो ये होगा कंट्रोलिंग ऑफ वाटर। तो पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि वो एक लॉ बना के जो है डिसीजन दे सकती है, फैसला दे सकती है किसी भी डिस्प्यूट या फिर कोई भी कंप्लेन के ऊपर जो किससे रिलेटेड है, इस्तेमाल से या फिर डिस्ट्रीब्यूशन से, या फिर वाटर को कंट्रोल करने। और किस वाटर को कंट्रोल करने के लिए? इंटरस्टेट रिवर या रिवर वैली, मतलब एक ऐसी रिवर या फिर रिवर वैली है जो एक से ज़्यादा स्टेट में बह रही है, उसके वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन से, उसको कंट्रोल करने से, उसको इस्तेमाल करने से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं वो पार्लियामेंट कर सकती है बाई लॉ। Parliament may also provide that neither the Supreme Court nor any other court is to exercise jurisdiction in respect of any such disputes or complaint। तो पार्लियामेंट जो है ये भी कह सकती है कि ना ही सुप्रीम कोर्ट ना ही कोई और कोर्ट जो है इसमें इंटरफेयर करेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट और ना ही किसी दूसरे कोर्ट का जुरिस्डिक्शन इस रेस्पेक्ट में नहीं आता। मतलब जब भी पानी से रिलेटेड कोई भी फैसला या फिर डिसीजन देगी पार्लियामेंट, तो उस पार्लियामेंट के डिसीजन के अगेंस्ट इंटरफेयर या फिर उस मैटर में सुप्रीम कोर्ट या कोई अदर कोर्ट जो है इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि उन लोगों का जुरिस्डिक्शन नहीं आता है, कोई भी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं आता है इस डिस्प्यूट या कंप्लेंट से रिलेटेड। Under this provision, the Parliament has enacted two laws: the River Board Act of 1956 and Interstate River Water Dispute Act of 1956. The River Board Act provides for the establishment of a river board for the regulation and development of an interstate river or river values। तो इस प्रोविजन के अंदर मतलब अंडर आर्टिकल 262 ने ताकत किसको दी है? पार्लियामेंट को दी है। और ऐसी ताकत दी है कि इस पार्लियामेंट की ताकत पे अगर पार्लियामेंट को जजमेंट दे देता है या फिर कोई भी एक डिसीजन ले सकता है, तो उसमें कोई भी कोर्ट मतलब जुडिशरी भी इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो एब्सोल्यूट पावर जो है आर्टिकल 262 के अंदर लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट को दी गई है, पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन दी गई है। तो इस प्रोविजन के अंदर पार्लियामेंट ने दो लॉज बनाए हैं।
एक रिवर बोर्ड एक्ट ऑफ 1956, दूसरा है इंटर स्टेट रिवर एंड वाटर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1956। तो जो रिवर बोर्ड एक्ट है ये एस्टैब्लिश करता है एक रिवर बोर्ड को, मतलब हर एक रिवर के लिए एक रिवर बोर्ड बनाया जाएगा, किसके अंडर, रिवर बोर्ड एक्ट ऑफ 1956 के अंदर। और ये बोर्ड का क्या होगा, ये रेगुलेट करेगा और कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करेगा किससे रिलेटेड, जिस इंटर स्टेट रिवर या रिवर वैली के लिए वो बोर्ड बनाया गया है। तो हर एक मतलब हर एक रिवर के लिए नहीं, अगर कोई स्पेसिफिकली किसी के लिए कंप्लेन आई है या फिर किसी ने रिक्वेस्ट की है तो बनाया जाएगा। और जो इंटर स्टेट रिवर या फिर रिवर वैली के लिए रिवर बोर्ड बनाया जाएगा उसके रेगुलेशन और डेवलपमेंट के लिए रिवर बोर्ड काम करेगा। और ये रिवर बोर्ड बनाया जाएगा अंडर रिवर बोर्ड एक्ट ऑफ 1956। ये लॉ पास किया है पार्लियामेंट ने। रिवर बोर्ड इज एस्टैब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न टू एडवाइस देम। तो रिवर बोर्ड कौन एस्टैब्लिश करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑब्वियसली पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो रिवर बोर्ड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगी, किसकी रिक्वेस्ट पे, स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे। मतलब अगर स्टेट के अंदर कोई भी एक रिवर जा रही है और उससे रिलेटेड अगर कुछ डिस्प्यूट्स हो रहे हैं या फिर स्टेट को अगर ऐसा लगता है कि इस रिवर के लिए स्पेसिफिकली एक रिवर बोर्ड चाहिए तो स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करेंगी सेंटर को कि इसके लिए रिवर बोर्ड बनेंगे, वो एडवाइस कर सकते हैं। The Interstate River Dispute Act of 1956 empowered the central government to set up an ad hoc tribunal for the adjudication of the disputes between two or more states in relation to the waters of an interstate river or river valley. तो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 ये ताकत देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब इस एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को ताकत दी गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक ट्राइब्यूनल बना सके। ट्राइब्यूनल मतलब एक कोर्ट, एक टाइप का कोर्ट होता है जहाँ पे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होते हैं। तो ये कोर्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा अंडर इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1956, ये एडजुडिकेशन करेगा किसी भी डिस्प्यूट को दो या दो स्टेट से रिलेशन में, जब एक इंटर स्टेट रिवर या फिर रिवर वैली का डिस्प्यूट आ रहा है। मतलब एक इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1956 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट एक ट्राइब्यूनल बना सकती है और वो ट्राइब्यूनल जजमेंट देगा, डिसीजंस देगा, मतलब फैसले सुनाएगा किससे रिलेटेड, कोई भी डिस्प्यूट अगर आ रहा है दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स में, किससे रिलेटेड, एक इंटर स्टेट रिवर से रिलेटेड या फिर एक इंटर स्टेट रिवर वैली से रिलेटेड। अगर जो 3 से 4 स्टेटों में बह रही है, अगर वो स्टेट डिस्प्यूट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उनके बीच में, तो ये ट्राइब्यूनल तब अपना जजमेंट या फिर फैसला सुनाएगा। द डिसीजन ऑफ द ट्राइब्यूनल वुड बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज टू डिस्प्यूट। नाइदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट इज टू हैव द jurisdiction in respect of any water dispute which may be referred to such a tribunal under this act। तो जो डिसीजन ये ट्राइब्यूनल दे देगा वो फाइनल होगा और उन सब पार्टीज़ पर लागू होगा। और यहाँ पे पार्टीज़ का मतलब वो स्टेट्स हैं जो इन डिस्प्यूट्स में आ रहे हैं, मतलब जो इंटर स्टेट जो रिवर या फिर रिवर वैली उन स्टेट्स में बह रही है और उन स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है ना, वो स्टेट्स यहाँ पे पार्टीज़ हो गए जिनके बीच में डिस्प्यूट हो रहा है। और ना ही सुप्रीम कोर्ट और कोई भी कोर्ट का यहाँ पे जुरिस्डिक्शन है, मतलब जुडिशरी यहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो कोई भी अगर वाटर डिस्प्यूट इस एक्ट के अंदर ट्राइब्यूनल को दे दिया गया है तो इसके अंदर कोई भी जुडिशरी जो है इंटरफेयर नहीं करेगी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट या हो कोई अदर कोर्ट हो। मतलब वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड अंडर आर्टिकल 262 जो है पूरी ताकत पार्लियामेंट को दी गई है, मतलब सेंट्रल लेजिस्लेचर को दी गई है। और यही सेंट्रल लेजिस्लेचर और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ट्राइब्यूनल बनाया है अंडर एक्ट इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1956। So far, the central government has set up several interstate water dispute tribunals. Name of the tribunals, the year in which they were constituted, and the states involved in the dispute are mentioned table 16.1. तो अब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एक्ट के अंदर, कौन से एक्ट के अंदर, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1956 के अंदर बहुत सारी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल्स भी बनाई हैं। और ट्राइब्यूनल्स के नाम और कौन से साल में वो बनाए गए थे और कौन कौन से स्टेट इन्वॉल्व हैं इस डिस्प्यूट में, वो सब टेबल 16.1 में दिया गया है। टेबल 16.1 फर्स्ट है कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल 1 1969 में बनाया गया था। और स्टेट्स कौन कौन से इन्वॉल्व थे, महाराष्ट्र था, कर्नाटका था और आंध्र प्रदेश था। तो ऐसे बहुत सारे दिए गए हैं, कुछ 9 है टेबल्स में। ये एक बार रीड कर लीजिए इस टेबल को, टेबल 16.1। इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 Article 263 contemplates the establishment of an interstate council to effect coordination between the states and between the states and between the center and the states। तो आर्टिकल 263 के अंदर एक इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जाएगी जो जिसका काम क्या होगा कि कोऑर्डिनेशन बनाए रखे, किसके बीच में, स्टेट्स के बीच में और सेंटर के बीच में और बचे हुए स्टेट्स के बीच में। मतलब स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना और सेंटर स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना, ये काम है इंटर स्टेट काउंसिल का, जो बनाई जाएगी अंडर आर्टिकल 263। Thus the president can establish such a council if at any time it appears to him or her that the public interest would be served by its establishment। तो प्रेसिडेंट के पास ये ताकत है अंडर आर्टिकल 263 कि वो एक काउंसिल बना सकते हैं, इंटरस्टेट काउंसिल बना सकते हैं कोई भी टाइम पे जब उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं एक इंटरस्टेट काउंसिल बनाऊंगा तो पब्लिक इंटरेस्ट जो है उसको वो फुलफिल होगा, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व होगा इसके एस्टैब्लिशमेंट में से, इंटरस्टेट काउंसिल के एस्टैब्लिशमेंट से। ही और शी कैन डिफाइन द नेचर और ऑफ ड्यूटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय सच काउंसिल एंड द ऑर्गेनाइजेशन एंड द प्रोसीजर। तो प्रेसिडेंट के पास ये ताकत है कि वो एस्टैब्लिश भी कर सकते हैं इस काउंसिल को और प्रेसिडेंट ही ये बताएंगे कि ड्यूटीज़ क्या होंगे, नेचर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा और क्या प्रोसीजर फॉलो करेगी इंटरस्टेट काउंसिल। इवन दो द प्रेसिडेंट इज empowered to define the duties of the interstate council, the article 263 specifies the duty that can be assigned to it in the following manner। तो प्रेसिडेंट के पास ये ताकत है कि वो इंटरस्टेट काउंसिल को बना भी सकते हैं, उनके ड्यूटीज़ बता सकते हैं, कैसा इंटरस्टेट काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा, सब प्रेसिडेंट बता सकते हैं। प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है कि वो डिफाइन कर सकते हैं ड्यूटीज़ को इंटरस्टेट काउंसिल को, लेकिन फिर भी आर्टिकल 263 के अंदर स्पेसिफिकली ड्यूटीज़ बताए गए हैं जो दिए जाएंगे इंटरस्टेट काउंसिल को।
इंक्वायरिंग इनटू एंड एडवाइजिंग अपॉन द डिस्प्यूट्स विच में अराइज बिटवीन द स्टेट्स। तो आपको इंक्वायर करना है, आपको देखना है और एडवाइस करना है कि कौन कौन से डिस्प्यूट जो है वो हो सकते हैं स्टेट्स के बीच में। इन्वेस्टिगेटिंग एंड डिस्कसिंग द सब्जेक्ट्स इन विच द स्टेट और द सेंटर एंड द स्टेट हैव कॉमन इंटरेस्ट। मतलब उस सब्जेक्ट्स पर, उन मैटर्स पर इन्वेस्टिगेट करना और डिस्कशन करना जिसमें स्टेट या फिर सेंटर या फिर सारे स्टेट्स का जो है कॉमन इंटरेस्ट है, मतलब उनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। मेकिंग रिकमेंडेशन अपॉन एनी सब्जेक्ट पर्टिकुलरली फॉर द बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसीज एंड एक्शन ऑन इट। तो कुछ ऐसे रिकमेंडेशंस देना कुछ सब्जेक्ट्स पर, मैटर्स पर, जिससे पॉलिसीज मतलब सेंट्रल स्टेट की पॉलिसीज और स्टेट की पॉलिसीज का जो है कोऑर्डिनेशन हो और सही से एक्शन लिया जा सके उन पॉलिसीज पर। The council function to inquire and advise upon the interstate dispute is complementary to the Supreme Court jurisdiction under Article 131 to decide the legal controversy between the governments. तो काउंसिल, जो इंटरस्टेट काउंसिल है, उसका ये काम है कि वो इंक्वायर कर सकता है और अपनी एडवाइस दे सकता है कोई भी इंटरस्टेट डिस्प्यूट पर। लेकिन इसका ये जो फंक्शन है ये कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन यहाँ आता है। अंडर आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट जो है लीगल कंट्रोवर्सी को देख सकता है जो गवर्नमेंट के बीच में हो रही है, और यहाँ पे गवर्नमेंट स्टेट की गवर्नमेंट हो जाए या फिर सेंट्रल स्टेट की गवर्नमेंट हो जाए। एक चीज़ यहाँ पे साफ है कि जब वाटर डिस्प्यूट, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट की बात आई थी अंडर आर्टिकल 262, तो आर्टिकल 262 के अंदर जब वाटर डिस्प्यूट की बात आई थी तब सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं आ रहा था। लेकिन जब इंटरस्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263 और स्टेट के बीच में वाटर से को छोड़कर अगर कोई दूसरी लीगल कंट्रोवर्सी हो रही है तब सुप्रीम कोर्ट जो है इंटरफेयर कर सकता है। द काउंसिल कैन डील विद एनी कंट्रोवर्सी वेदर लीगल और नॉन लीगल, बट इट फंक्शन इज एडवाइजरी अनलाइक द कोर्ट विच गिव्स ए बाइंडिंग डिसीजन। MP जैन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो ये कहा गया कि जो इंटरस्टेट काउंसिल है वो डील कर सकती है कोई भी कंट्रोवर्सी से, चाहे वो लीगल हो या फिर नॉन लीगल हो, लेकिन उसका जो फंक्शन है वो एडवाइजरी है। तो इंटरस्टेट काउंसिल जो है वो सिर्फ एडवाइस दे सकती है, उसके जो डिसीजन दिया गया है वो बाइंडिंग नहीं होता है पार्टीज़ पे। लेकिन अगर कोर्ट कोई डिसीजन दे देता है वो बाइंडिंग डिसीजन है, मतलब उन पार्टीज़ को वो डिसीजन को मानना ही होगा। अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 263 द प्रेसिडेंट हैज़ एस्टैब्लिश्ड the following councils to make recommendation for the better coordination of policies and action in the related subjects। तो अंडर आर्टिकल 263 प्रेसिडेंट ने अब तक बहुत सारी ऐसी काउंसिल्स को एस्टैब्लिश भी किया है जो रिकमेंड करेगी और सिर्फ एडवाइस देगी, क्योंकि एडवाइजरी बॉडीज है। सुप्रीम कोर्ट जो है जो डिसीजन देगी, मतलब जो भी कोर्ट्स है, यहाँ पे स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट नहीं मेंशन किया है, क्या गया है आर्टिकल 131 स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट की बात करें, लेकिन अगर कोई भी कोर्ट अगर इस पर डिसीजन दे देता है तो वो बाइंडिंग डिसीजन होगा। आर्टिकल 263 के अंदर प्रेसिडेंट ने जो भी काउंसिल को एस्टैब्लिश किया है वो एडवाइजरी काउंसिल होगी और वो रिकमेंडेशंस देगी। और रिकमेंडेशंस किसके लिए देगी, मतलब उनका मोटिव क्या होगा रिकमेंडेशन देने के पीछे? वो मोटिव होगा कि बेटर कोऑर्डिनेशन हो पॉलिसीज़ का और एक्शन जो है सही से लिया जा सके उन सब्जेक्ट्स पर या मैटर्स पर। द सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नेंस, इट वाज ओरिजिनली नोन एज सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस, 4 रीजनल काउंसिल्स फॉर द सेल्स टैक्स फॉर द नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न जोन्स। तो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के लिए हो गया, लोकल गवर्नमेंट के लिए होगा, रीजनल काउंसिल के लिए होगा, सेल टैक्स कलेक्ट करने के लिए नॉर्दर्न, ईस्टर्न, मतलब पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। तो इन सब सब्जेक्ट मैटर्स में जो है सही से कोऑर्डिनेशन हो पॉलिसीज़ का और इस पर सही से एक्शन, इफेक्टिव एक्शन लिया जा सके, इसके लिए प्रेसिडेंट ने अंडर आर्टिकल 263 जो है इनको एस्टैब्लिश किया था। इन काउंसिल्स को याद रखिए, ये एडवाइजरी है सिर्फ। Establishment of an interstate council. The Sarkaria Commission on the Center-State Relations 1983 to 88 made a strong case for the establishment of a permanent interstate council under Article 263 of the Constitution. तो सरकारिया कमीशन जो है सेंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर, इस कमीशन को इस थरोली सेंटर स्टेट रिलेशन को एग्जामिन करने के लिए इस कमीशन को बनाया गया था, सरकारिया कमीशन को। तो इसने एक स्ट्रांगली अपनी रिकमेंडेशन ये दी कि आप एस्टैब्लिश करिए एक परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। It recommended that in order to differentiate the interstate council from the other bodies established under the same article 263, it must be called an intergovernmental council। तो ये रिकमेंड किया गया था कि अब जो इंटरस्टेट काउंसिल जो है उसको दूसरी बॉडियों से जो आर्टिकल 263 के अंदर ही एस्टैब्लिश हो रहे हैं उनसे इंटरस्टेट काउंसिल को अलग बताने के लिए हम इसको कहेंगे इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल। तो इंटरस्टेट काउंसिल को ही इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल कहा जाएगा ताकि हम उसे डिफरेंशिएट कर सके दूसरी बॉडीज से जो आर्टिकल 263 के अंदर ही बनाए गए हैं। द कमीशन रिकमेंडेड द काउंसिल शुड बी चार्ज विद द ड्यूटीज ले डाउन इन द क्लॉज बी एंड सी ऑफ द आर्टिकल 263। तो आर्टिकल 263 के अंदर जो क्लॉज बी और क्लॉज सी दिया गया था, अभी हमने पढ़ा था क्लॉज बी और क्लॉज सी, इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कशन सब्जेक्ट्स इन विच द स्टेट एंड सेंटर हैव द कॉमन इंटरेस्ट। उन सब्जेक्ट्स पर डिस्कशन करना और इन्वेस्टिगेशन करना जिसमें सेंटर स्टेट का या फिर बहुत सारे स्टेट्स का जो है कॉमन इंटरेस्ट हो, और रिकमेंडेशंस देना उन सब्जेक्ट्स पर जिसमें जिसमें कोऑर्डिनेशन पॉलिसी का जरूरी है और सही से इफेक्टिव एक्शन लिया जा सके। ऑफ आर्टिकल 263, आर्टिकल 263 के क्लॉज बी और क्लॉज सी का जो फंक्शन है उसको इंटरस्टेट काउंसिल पे दिया जाए। In pursuit of the above recommendation of Sarkaria Commission, the Janata Dal government headed by VP Singh established the Interstate Council in 1990. The Interstate Council order date May 28, 1990. तो
सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन को पूरा करने के लिए जनता दल गवर्नमेंट जो वीपी सिंह जी के अंडर एस्टैब्लिश की गई बनाई गई थी, उन्होंने एस्टैब्लिश की इंटरस्टेट काउंसिल 1990 में। इट कंसिस्टेड द फॉलोइंग मेंबर्स। तो इंटरस्टेट काउंसिल के अंदर कौन कौन से मेंबर थे? 6 मेंबर्स की यहाँ पे बात की गई है। प्राइम मिनिस्टर जो है चेयरमैन थे, चीफ मिनिस्टर्स थे सारे स्टेट के, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो चीफ मिनिस्टर्स उन सारे स्टेट्स के थे और प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन थे। और उन यूनियन टेरिटरीज के भी चीफ मिनिस्टर्स आए थे जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है। और ये किन यूनियन टेरिटरीज की बात हो रही है? दिल्ली के पास खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है, पुडुचेरी की बात हो रही है और जम्मू एंड कश्मीर की बात हो रही है आज के कंटेक्स्ट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चीफ मिनिस्टर्स इन यूनियन टेरिटरीज के भी होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी नॉट हैविंग द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो जिस यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहाँ के तो सीएम आएंगे, लेकिन हर एक यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती है। तो उन यूनियन टेरिटरी जिसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, जहाँ पे सीएम नहीं होता है, वहाँ पे उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स आएंगे, मतलब जो एलजी जो जिनके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेशन करती है, वो एडमिनिस्ट्रेटर्स आएंगे। गवर्नर्स ऑफ द स्टेट अंडर द प्रेसिडेंट रूल। अब अगर सपोज करिए वो कोई स्टेट उस टाइम पे प्रेसिडेंट रूल के अंदर है अंडर आर्टिकल 356, तो अंडर आर्टिकल 356 अगर प्रेसिडेंट रूल लगा है कोई भी स्टेट में, तो उस स्टेट का गवर्नर आएगा। 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर इंक्लूडिंग द होम मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और 6 जो है सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स आएंगे, उसमें होम मिनिस्टर कंपलसरी होना चाहिए और बाकी के जो 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे उनको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे। 5 ministers of cabinet rank and minister of state independent charge nominated by the chairman of the council, that is president, are the permanent invitees to the council। तो 5 जो मिनिस्टर्स है मैंने ऑलरेडी बताया था, 6 मिनिस्टर्स होंगे टोटली, प्राइम होम मिनिस्टर उसमें इंक्लूडिंग होगा, होम मिनिस्टर करना जरूरी है। और जो 5 जो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स होंगे या फिर मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स हैं उनको नॉमिनेट करेंगे चेयरमैन। चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर है चेयरमैन। और ये परमानेंट इन्विटीज है इंटरस्टेट काउंसिल के। काउंसिल इज रिकमेंडरी बॉडी ऑन इशूज रिलेटिंग टू इंटरस्टेट, सेंटर स्टेट, स्टेट यूनियन टेरिटरीज रिलेशंस। तो ये जो काउंसिल है इंटरस्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263 जो एस्टैब्लिश की गई है इंटरस्टेट काउंसिल, ये एक रिकमेंडरी बॉडी है, रिकमेंडेटरी बॉडी है, मतलब ये रिकमेंडेशंस देंगी किस इशू से रिलेटेड? इंटरस्टेट मतलब अगर 2 स्टेट्स के बीच में कोई भी इशूज हो रहे हैं या फिर सेंटर स्टेट के बीच में कोई इशू हो रहे हैं या फिर सेंटर और यूनियन टेरिटरीज के बीच में कोई इनके रिलेशंस में कोई इशू हो रहे हैं, तब ये अपनी रिकमेंडेशन देगी। इट एम्स एट प्रमोटिंग द कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम बाय एग्जामिनिंग, डिस्कसिंग एंड डिलिबरेटिंग ऑन सच इशूज। इट ड्यूटीज इन डिटेल्स आर एज फॉलोज। तो एम क्या होगा? इंटरस्टेट काउंसिल का मोटिव ऑब्जेक्टिव ये होगा कि वो कोऑर्डिनेशन बढ़ाएंगे किस इन सबके बीच में, मतलब सारे स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और सेंटर के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और ये कोऑर्डिनेशन कैसे बनाएंगे? एग्जामिन करेंगे, डिस्कस करेंगे, डेलिबरेटरी मतलब बातचीत करेंगे कुछ इशूज़ पर। और स्पेसिफिकली जो डिटेल में जो ड्यूटीज़ दिए गए हैं, जो काम दिए गए हैं इंटरस्टेट काउंसिल के, वो नीचे 3 पॉइंट्स में दिए गए। इन्वेस्टिगेटिंग एंड डिस्कसिंग सच सब्जेक्ट्स विच हैव स्टेट एंड सेंटर हैव कॉमन इंटरेस्ट, मतलब उन सब्जेक्ट्स पर, उन मैटर्स पर इन्वेस्टिगेट करना जहाँ पे सेंटर और स्टेट का कॉमन इंटरेस्ट आ रहा है। मेकिंग रिकमेंडेशन अपॉन एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन एंड पॉलिसी ऑफ एक्शन। ये ऑलरेडी हमने देख लिया था आर्टिकल 263 के अंदर, फिर एक बार देख लेते हैं। तो रिकमेंडेशंस देना उन सब्जेक्ट्स पर, उन मैटर्स पर जिससे बेटर, सही से अच्छा कोऑर्डिनेशन हो पॉलिसीज का, मतलब हर एक स्टेट की अपनी अपनी पॉलिसी बनती है, सेंटर की अपनी अपनी पॉलिसी बनती है, तो उन पॉलिसीज में कोऑर्डिनेशन हो और सही से एक्शन लिया जा सके, उन पर इफेक्टिव एक्शन लिया जा सके, सही से इंप्लीमेंट किया जा सके। डिलिबरेटिंग अपॉन सच अदर मैटर्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट टू द स्टेट्स एज मे बी रिफर्ड इट बाय द चेयरमैन। मतलब उन सब्जेक्ट्स पर, उन मैटर्स पर डिस्कस करना जहाँ पे स्टेट का जनरल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, और ये मैटर को रिफर कौन करेंगे, सजेस्ट कौन करेंगे? चेयरमैन करेंगे। और यहाँ पे चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर है चेयरमैन। तो अगर प्राइम मिनिस्टर कह देंगे कि अगर ये मैटर पर, ये सब्जेक्ट्स पर आप जो है डिलिब्रेशन करिए, एग्जामिन करिए, डिस्कशन करिए, तो इंटरस्टेट काउंसिल उस पर भी करिए। द काउंसिल में मीट एटलीस्ट थ्राइस इन अ ईयर, मतलब काउंसिल का मिनिमम साल में 3 बार मिलना जरूरी है। इट्स मीटिंग आर हेल्ड इन कैमराज एंड ऑल क्वेश्चंस आर डिसाइडेड बाय कंसेंसस। मतलब ये जो मीटिंग होती है ये कैमरा के ऊपर होती है और जो भी सारे सवाल जवाब ये सब होते हैं ये कंसेंसस मतलब एग्रीमेंट के बेसिस पे बनते हैं। इट इज़ ऑल्सो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द काउंसिल, मतलब देर इज ऑल्सो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द काउंसिल। तो इंटरस्टेट काउंसिल की एक स्टैंडिंग कमेटी भी होती है। इट वॉज सेटअप इन 1996 फॉर द कंटिन्यूअस कंसल्टेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ मैटर्स फॉर द कंसल्टेशन ऑफ द काउंसिल। तो 1996 में जो है ये स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी जो कंसल्टेशन कर रही थी, प्रोसेस कर रही थी, मतलब क्या क्या मैटर्स कंसिडर किए जाएंगे इंटरस्टेट काउंसिल के। इट कंसिस्ट द फॉलोइंग ऑफ द मेंबर्स। तो जो स्टैंडिंग कमेटी है इंटरस्टेट काउंसिल की, उसमें नीचे दिए गए मेंबर्स होंगे। यूनियन होम मिनिस्टर एज चेयरमैन, 5 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, 9 चीफ मिनिस्टर्स। तो होम मिनिस्टर्स इसके चेयरमैन होंगे, 5 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, 9 चीफ मिनिस्टर्स होंगे। द काउंसिल इज असिस्टेड बाय द सेक्रेटरी कॉल्ड इंटरस्टेट काउंसिल सेक्रेटरी। तो ये काउंसिल असिस्ट इस काउंसिल को करेगा सेक्रेटरी, जो इंटरस्टेट काउंसिल सेक्रेटरी भी कहलाएगा, मतलब असिस्ट मतलब हेल्प करेगा। दिस सेक्रेटरीट was set up in 1991 and is headed by the secretary to the government of India। तो ये जो सेक्रेटरीट है इसको 1991 में सेटअप किया गया था और ये पोस्ट को कौन हेड करेगा? सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेड करेंगे। ये एक सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं जनरली। सिंस 2011 इट इज ऑल्सो फंक्शनिंग एज द सेक्रेटरीट ऑफ जोनल काउंसिल। तो 2011 के बाद से ये सेक्रेटरीट ऑफ जोनल काउंसिल भी काम कर रहे हैं। Public acts, records, and judicial proceedings. Under the Constitution, the jurisdiction of each state is confined to its own territories. Hence, it is possible that the acts, records of one state may not be recognized in another state. तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो ज्यूरिसडिक्शन है एक स्टेट का, वो उस स्टेट की टेरिटरी मतलब उस स्टेट का जो एरिया है वहाँ तक ही कन्फाइंड है, वहाँ तक ही सीमित है।
तो ये पॉसिबल है कि वो एक्ट्स, वो रिकॉर्ड्स जो एक स्टेट ने रिकॉग्नाइज किए हैं, एक स्टेट ने बनाए हैं, वो दूसरे स्टेट में रिकॉग्नाइज ना किए जाए हो, मतलब दूसरा से उसको स्टेट उसको ना माने, ऐसी प्रोबेबिलिटी है। और ज्यूरिसडिक्शन का मतलब आपकी उस एरिया के अंदर पावर है, या फिर आपकी अथॉरिटी उस एरिया पे है, या फिर एक एरिया ही नहीं, ज्यूरिसडिक्शन मतलब कोई फील्ड में कहाँ तक आपकी अथॉरिटी है या फिर आपका कंट्रोल है, आप पावर कहाँ तक एक्सरसाइज कर सकते हो, वो होता है ज्यूरिसडिक्शन। टू रिमूव सच डिफिकल्टीज द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज विच ले डाउन द फॉलोइंग। तो ऐसे डिफिकल्टीज को हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में फुल फेथ एंड क्रेडिट का क्लॉज डाला गया है। इसके अंदर ये 3 पॉइंट्स हैं, लक्ष्मीकांत में 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट, द फुल फेथ एंड क्रेडिट इज टू बी गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू द पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑफ सेंटर एंड एवरी स्टेट। मतलब फुल फेथ मतलब जो भी पब्लिक एक्ट्स है, पब्लिक एक्ट्स मतलब वो एक्ट्स जो कोई भी लेजिस्लेचर ने बनाए हो, चाहे वो सेंट्रल लेजिस्लेचर हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर है, कोई भी रिकॉर्ड, अब कोई जो स्टेट के अंदर कोई आदमी काम कर रहा है, या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, कोई पब्लिक ऑफिशियल है, कोई सिविल सर्वेंट हो गया, कोई भी एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है, वो ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है। या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट्स में बहुत सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स दी जाती है। ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, इन सबको यानी कि पब्लिक एक्ट्स को, रिकॉर्ड्स को, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को फुल फेथ और क्रेडिट दिया जाता है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इन सबको रेस्पेक्ट दिया जाएगा, भले ही वो सेंटर के हो या फिर स्टेट के हो। द एक्सप्रेशन पब्लिक एक्ट्स इंक्लूड बोथ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब पब्लिक एक्ट मतलब वो लेजिस्लेटिव, ऑलरेडी मैंने आपको लेजिस्लेटिव बताया था, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्ट्स जो गवर्नमेंट ने लिए। द एक्सप्रेशन पब्लिक रिकॉर्ड्स इंक्लूड द ऑफिशियल बुक, रजिस्टर और रिकॉर्ड मेड बाय द पब्लिक सर्वेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज और हर ड्यूटी। और पब्लिक रिकॉर्ड मतलब वो ऑफिशियल बुक या फिर रजिस्टर या फिर कोई भी एक रिकॉर्ड जो पब्लिक सर्वेंट ने मेंटेन किया है उसकी ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए। तो इन सबको आप थ्रू आउट द इंडिया जो है क्रेडिट दोगे, फेथ दोगे, रेस्पेक्ट करोगे उसको, भले आप फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन रेस्पेक्ट तो ऑल ओवर इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया दिया जाएगा। The manner in which the conditions under such act, record and proceedings are to be proved and their effect determined would be provided by the law of parliament. This means that the general rule mentioned above is subject to the power of parliament to lay down the mode of proof as well as the effects of such acts, records, proceedings of one state in another state. इसका ये मतलब है कि ये जो ऊपर दिए गए रूल्स है, मतलब आप जो भी कंडीशंस, जो भी मैटर, जो भी क्लॉजेस जो एक्ट्स और रिकॉर्ड्स में और प्रोसीडिंग्स में मेंशन हैं, जो प्रूफ किए गए हैं, उनको आप डिटरमाइन तभी करोगे, वो इफेक्ट में तभी आएंगे जब लॉ ऑफ पार्लियामेंट उसको प्रोवाइड करेगा। इसका ये मतलब है कि जो ऊपर मेंशन किया जनरल रूल है, ये पावर ऑफ पार्लियामेंट के सब्जेक्शन में, मतलब अगर पार्लियामेंट चाहे तो इनको अफेक्ट करा सकता है, मतलब इसमें अगर पार्लियामेंट चाहे तो इनको रोक भी सकता है। द फाइनल जजमेंट एंड अदर्स ऑफ द सिविल कोर्ट in any part of India are capable of execution anywhere within the India without the necessity of a fresh suit upon the judgment. मतलब अगर कोर्ट कोई भी एक फाइनल जजमेंट दे देगा या फिर कोर्ट कोई ऑर्डर दे देते हैं, सिविल कोर्ट्स मतलब यहाँ पे सिविल क्राइम की बात हो रही है इंडिया के कोई भी पार्ट में, तो वो उसका जो एग्जीक्यूशन है वो ऑल ओवर इंडिया में हो सकता है। मतलब अगर सिविल कोर्ट ने कोई भी फाइनल जजमेंट या ऑर्डर दे दिया, वो भले ही इंडिया के कोई भी पार्ट में हो, तो उसका जो एग्जीक्यूशन है, उसको इंप्लीमेंट जो करना है, वो पूरे इंडिया में किया जा सकता है बिना कोई फ्रेश जो सूट है, फ्रेश जो केस है फाइल किए बगैर। द रूल अप्लाइज ओनली टू सिविल जजमेंट एंड नॉट टू द क्रिमिनल जजमेंट। मतलब ये रूल जो है सिर्फ सिविल जजमेंट को ही अप्लाई होता है, क्रिमिनल जजमेंट को अप्लाई नहीं होता है। इन अदर वर्ड्स, इट डज नॉट रिक्वायर द कोर्ट ऑफ द स्टेट टू एनफोर्स द पीनल लॉ फॉर अनदर स्टेट। तो इसका ये मतलब है कि एक कोर्ट, अगर एक स्टेट का एक कोर्ट है तो वो पीनल लॉस को अप्लाई एनफोर्स नहीं करेगा दूसरे स्टेट के लिए। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। आर्टिकल 301 to 307 of Part 13 of the Constitution deals with the trade, commerce and intercourse within the territory of India. मतलब आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक जो सारे आर्टिकल्स हैं, और ये कौन से पार्ट में है, पार्ट 13 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, किससे डील करते हैं, ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स इंडिया की टेरिटरी के अंदर। और यहाँ पे वर्ड टेरिटरी ऑफ इंडिया यूज़ किया गया है, टेरिटरी ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया वर्ड नहीं यूज़ किया गया था। जब मैंने स्टार्टिंग में आपको पार्ट 1 पढ़ाया था हम लक्ष्मीकांत का, तो उसमें बताया था टेरिटरी ऑफ इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया से अलग। यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ स्टेट्स आते हैं, टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है यूनियन ऑफ इंडिया से बड़ा है। टेरिटरी ऑफ इंडिया में यूनियन टेरिटरीज भी आते हैं, स्टेट्स भी आते हैं और कोई एक्वायर टेरिटरी भी आती है। तो यहाँ पे सिर्फ स्टेट्स की बात नहीं, यूनियन टेरिटरीज और एक्वायर टेरिटरीज की भी बात हो रही है, स्टेट को मिला के। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया की यहाँ पे बात हो रही है। छोटे छोटे टर्म्स, जो छोटे छोटे वर्ड्स है, ये भी बहुत मैटर करते हैं। आर्टिकल 301 डिक्लेयर्स दैट द ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री। तो आर्टिकल 301
आर्टिकल 301 ये कहता है कि ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर फ्री होगा। द ऑब्जेक्ट ऑफ दीज प्रोविजंस इज टू ब्रेक डाउन द बॉर्डर बैरियर्स बिटवीन द स्टेट एंड टू क्रिएट वन यूनिट विद द व्यू टू एनकरेज फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स इन द कंट्री। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोविजन का? आपने इंडिया की जो टेरिटरी है उसके अंदर ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स फ्री कर दिया, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या था इसके पीछे, आपका मोटिव क्या था? तो मोटिव ये था कि आपको जो बॉर्डर बैरियर्स है, मतलब स्टेट के बीच में अगर कोई भी बैरियर्स हैं तो उनको हटाना और इंडिया को एज अ वन यूनिट बताना, और यूनिट बनाना जिससे जो है ट्रेड का जो फ्लो है, इंटर कॉमर्स का और इंटरकोर्स का जो फ्लो है वो बढ़ाया जा सके। तो इंडिया के हर एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक अच्छा ट्रेड हो सके, कॉमर्स का अच्छा फ्लो हो, ये कोशिश की जा रही थी। द फ्रीडम अंडर दिस प्रोविजन इज नॉट कन्फाइंड टू इंटर स्टेट ट्रेड, कॉमर्स एंड बट ऑल्सो एक्सटेंड टू द इंट्रा स्टेट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। मतलब ये जो प्रोविजन के अंदर जो फ्रीडम दिया गया है, ये ना ही सिर्फ इंटर स्टेट से ट्रेड को कवर करता है, ये इंट्रा ट्रेड को भी कवर करता है। मतलब इंटर स्टेट मतलब स्टेट से स्टेट हो गया, इंट्रा स्टेट मतलब स्टेट के अंदर भी, डिस्ट्रिक्ट्स के, स्टेट्स की कोई भी पार्ट के अंदर भी आप जो है ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स को रोक नहीं सकते, उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। थस द आर्टिकल 301 विल बी वायलेटेड वेदर द रेस्ट्रिक्शंस आर imposed at the frontier of the state or at the prior or subsequent stages। मतलब अगर आप इंटर स्टेट ट्रेड को भी रोक रहे हो या फिर इंट्रा स्टेट ट्रेड को भी रोक रहे हो, ट्रेड स्टेट टू स्टेट रोक रहे हो या फिर स्टेट के अंदर ही कोई पार्ट के लिए रोक रहे हो, तो भी आर्टिकल 301 का वायलेशन है। Freedom guaranteed by Article 301 is freedom from all restriction except those which are provided for in an other provision, Article 302 to 305 of Part 13 of the Constitution। मतलब आर्टिकल 301 के अंदर आपके पास जो फ्रीडम दिया गया है, ये उन सारे रेस्ट्रिक्शनों से आपको फ्रीडम देता है। मतलब सारे रेस्ट्रिक्शन जो भी लिमिटेशंस पॉसिबल हैं उस सबसे आपको जो है फ्रीडम दिलाता है। लेकिन इसमें थोड़े एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शन दोज विच आर प्रोवाइडेड फॉर द अदर प्रोविजंस। आर्टिकल 302 मतलब 302 से लेके 305 तक एक्सेप्शंस दिए गए हैं। 302 से 305 तक जो है आर्टिकल 301 के एक्सेप्शंस दिए गए हैं। तो आर्टिकल 301 आपको फ्रीडम देता है सारे रेस्ट्रिक्शन से और लिमिटेशन से कि आप फ्री ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स कर सकते हो। लेकिन एक्सेप्शंस इसी पार्ट के कुछ दूसरे आर्टिकल्स में दिए गए हैं। मतलब आर्टिकल 302 से लेकर 305 तक सारे एक्सेप्शन है और ये नीचे एक्सप्लेन किए गए हैं। अब यहाँ पे हम लक्ष्मीकांत में पॉइंट 1, 2, 3, 4 दिए गए हैं। ये आर्टिकल 302, 303, 304, 305 है। द पार्लियामेंट कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स बिटवीन द स्टेट्स और विद इन द स्टेट इन पब्लिक इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, द पार्लियामेंट हैज मेड एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑफ 1955। दिस एक्ट enables the central government to control the production, supply and distribution of certain essential commodities like petroleum, coal, iron, steel and so on। तो आर्टिकल 301 तो ये कह रहा है कि आपके पास फ्रीडम है कि आप उन सारे रेस्ट्रिक्शनों से फ्रीडम, आज़ादी है, उस सारे लिमिटेशन से आज़ादी है जो आपको रोक रहे थे इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स से। लेकिन पहला एक्सेप्शन ये है आर्टिकल 302 के अंदर कि पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि वो रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, लिमिटेशंस लगा सकता है, रुकावटें लगा सकता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स की। वो दो स्टेटों के बीच में भी वो रुकावटें लगा सकता है और एक स्टेट के अंदर भी, विद इन अ स्टेट, एक स्टेट के कोई दो पार्टों के बीच में भी लगा सकता है। और वो किस रीज़न पे लगाएगा? पब्लिक इंटरेस्ट पे लगाएगा। और ऐसा पार्लियामेंट ने क्या कभी ऐसा किया है? तो हाँ किया है। एग्जाम्पल यहाँ दिया है नोट्स एंड रेफरेंसेस में। पार्लियामेंट ने जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट ऑफ 1955 पास किया था, इस एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल कसा था। किसके ऊपर? सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल आ गया था इस एक्ट के थ्रू। कुछ एसेंशियल कमोडिटीज़ जैसे कि बहुत ज़रूरी कमोडिटीज़ होती हैं, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, आयरन हो गया, स्टील हो गया, तो इन लोगों का ओवर यूटिलाइजेशन ना हो जाए, इन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो जाए, तो इससे रुकावट लाने के लिए, सस्टेनेबली इसको यूज़ करने के लिए, क्योंकि फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़रूरी है, तो इसके थ्रू गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है प्रोडक्शन पर, सप्लाई पर और डिस्ट्रीब्यूशन पर। इन एसेंशियल कमोडिटीज़ के ऊपर प्रोडक्शन के, सप्लाई पे, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब डिटरमाइन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। बट द पार्लियामेंट कैन नॉट गिव प्रेफरेंस वन स्टेट ओवर द अनदर और डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द स्टेट एक्सेप्ट इन द केस ऑफ स्केरसिटी ऑफ गुड्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। और पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि आप रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स पर, दो स्टेटों के बीच में या फिर एक स्टेट के अंदर भी कोई पार्ट्स के बीच में। लेकिन पार्लियामेंट जो है प्रेफरेंस नहीं दे सकता, प्रेफरेंस नहीं दे सकता एक स्टेट को दूसरे स्टेट के अगेंस्ट में, और डिस्क्रिमिनेट भी नहीं कर सकता। मतलब पार्लियामेंट अगर सपोज कर लीजिए एक एग्जांपल, सेंटर में, अभी कोई पार्टी का मैं नाम नहीं लूँगा, सेंटर में एक अलग रूलिंग पार्टी है, स्टेट्स में अलग रूलिंग पार्टी है। तो स्टेट्स जो है उसकी जो सेंटर जो है, उसकी सेंटर में जो रूलिंग पार्टी रूल कर रही है ना, पॉलिटिकल पार्टी, वो
अपनी ही पार्टी के जो स्टेट्स में रूल कर रहे हैं, कोई स्टेट्स में उन लोगों को प्रेफरेंस नहीं दे सकता। मतलब दो स्टेटों के बीच में सेंटर जो है, पार्लियामेंट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। तो पार्लियामेंट जो है प्रेफरेंस नहीं दे सकता एक स्टेट को दूसरे स्टेट के अगेंस्ट में, और डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं हो सकता कोई भी स्टेट के बीच में, एक्सेप्ट अगर किसी भी स्टेट में या फिर इंडिया के कोई पार्ट में स्केर्सिटी ऑफ गुड्स हो जाए। अगर कल के दिन किसी एक स्टेट्स में कोई गुड्स की कमी हो जाए, स्केर्सिटी हो जाए, तो तब कल के दिन पार्लियामेंट उसको फेवर कर सकता है। लेकिन इस सिचुएशन को छोड़ के कोई भी दूसरी सिचुएशन में पार्लियामेंट किसी और स्टेट को फेवर नहीं कर सकता। The legislature of the state can impose reasonable restrictions on the freedom of trade, commerce, and intercourse with that the state or within the state in the public interest. But a bill for this purpose can be introduced in the legislature only with the previous sanction of the president. Further, the state legislature cannot give preference to the one state over the another or discriminate between the states. तो जो लेजिस्लेचर होती है एक स्टेट की, हर एक स्टेट के पास अपनी अपनी लेजिस्लेचर हो सकती है। वो स्टेट लेजिस्लेचर भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, मतलब रेस्ट्रिक्शंस रीजनेबल होने चाहिए, रीजनेबल चाहिए, अनरीजनेबल जो है अनरेशनल रेस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स के ऊपर स्टेट्स के, या फिर दूसरे स्टेट्स के, मतलब विद द स्टेट्स, मतलब दूसरे स्टेट्स के साथ, या फिर स्टेट के अंदर ही कोई दो डिस्ट्रिक्ट्स हो गया, कोई भी दो पार्ट्स के बीच में। और ये किस रीज़न पे लगाएंगी? पब्लिक इंटरेस्ट के बेसिस पे। लेकिन ऐसा बिल आप तभी इंट्रोड्यूस कर सकते हो स्टेट लेजिस्लेचर में जब उसके पास प्रीवियस सैंक्शन होगा प्रेसिडेंट का, मतलब प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन, मतलब प्रेसिडेंट की कंसेंट के बाद ही आप इस बिल को जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हो लेजिस्लेचर में। ए बिल फॉर दिस पर्पस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेचर ओनली विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। और फर्दर स्टेट जो है, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब उस स्टेट की स्टेट लेजिस्लेचर जो ऐसे रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर रही है, वो जो है प्रेफरेंस नहीं देगी एक स्टेट को दूसरे स्टेट के अगेंस्ट, या फिर डिस्क्रिमिनेट भी नहीं करेगी। मतलब एक स्टेट ऐसा नहीं कर सकती कि एक स्टेट के साथ आप ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स पर रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, दूसरे स्टेट के साथ फ्री फ्लो करें, मतलब डिस्क्रिमिनेशन या फिर प्रेफरेंस नहीं दे सकते आप एक स्टेट को दूसरे स्टेट के अगेंस्ट। द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कैन इम्पोज ऑन गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम अदर स्टेट्स or the union territories any tax to which similar goods manufactured in the states are subject. This provision prohibits the imposition of discriminatory taxes by the states. तो अब सपोज कर लीजिए हर एक स्टेट के पास अपनी स्टेट लेजिस्लेचर रहती है, कोई एक स्टेट की स्टेट लेजिस्लेचर उन गुड्स जो दूसरे स्टेट से, अब एक स्टेट के अंदर दूसरे स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी से गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं, तो स्टेट जो है उसके ऊपर टैक्सेस लगा सकती है। मतलब एक स्टेट दूसरे स्टेट या फिर दूसरे यूनियन टेरिटरी के गुड्स जो उनके पास इंपोर्ट हो रहे हैं उनके ऊपर टैक्सेस लगा सकती है, अगर वैसे ही सिमिलर गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उस स्टेट में। और ये प्रोविजन जो है आप डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस नहीं लगा सकते स्टेट्स के द्वारा, मतलब स्टेट की लेजिस्लेचर डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस नहीं लगाएगी। The freedom under Article 301 is subjected to the nationalization laws, that is, the laws providing for the monopolies in the favor of the center or the states. Thus, the parliament or the state legislation can make laws for carrying on by the respective government of any trade, business, industry, services, whether टू एक्सक्लूजन कंप्लीट और पार्शियल ऑफ द सिटीजन और अदरवाइज। तो आर्टिकल 301 के अंदर आपके पास फ्रीडम है कि आप सारे रेस्ट्रिक्शन, सारे लिमिटेशन से आज़ाद हैं और आप फ्रीली जो है ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स कर सकते हैं। स्टेट्स भी, मतलब स्टेट्स के एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ भी कर सकता है इंटरस्टेट, और एक स्टेट के अंदर भी हो सकता है इंट्रास्टेट। लेकिन ये एक सब्जेक्शन है, इस पर एक एक्सेप्शन है, नेशनलाइजेशन ऑफ लॉ। मतलब नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक सुना था कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे, बहुत सारे बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था। तो नेशनलाइजेशन का मतलब ये है कि आप एक लॉ पास कर रहे हो और उस लॉ को पास करके आप मोनोपोली क्रिएट कर रहे हो, किसके फेवर में? सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में या फिर स्टेट गवर्नमेंट के फेवर में। मतलब उस सेक्टर, अगर कोई सेक्टर के अंदर नेशनलाइजेशन हो रहा है या फिर कोई सेक्टर को अगर आप नेशनलाइज कर रहे हो, तो उस सेक्टर में जो है सेंटर की मोनोपोली आ जाएगी। मतलब अकेला सेंटर ही जो है उसके वो टाइप के गुड्स मैन्युफैक्चर करेगा। कल के दिन सपोज कोई भी एक वॉच है, एक एग्जांपल के लिए वॉच ले रहा हूँ, कल के दिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो सारे प्राइवेट जो है प्लेयर्स को हटा के जो हमारी जो इंडियन मार्केट है उसके अंदर सिर्फ गवर्नमेंट ही वॉचेस मैन्युफैक्चर करेगी, ऐसा कर सकती है हमारी गवर्नमेंट। तो ये होगा नेशनलाइजेशन। मोनोपोली मतलब सिर्फ गवर्नमेंट ही वहाँ पे प्रोडक्शन करेगी। तो पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर ऐसे लॉज बना सकते हैं जिससे जो रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट है वो ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री या सर्विसेज में जो है कंप्लीट, यानी कि सिटीजन्स या फिर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको कंप्लीट या फिर पार्शियल एक्सक्लूजन कर सकती है। मतलब या तो कंप्लीटली आप उनको इस बिजनेस से, मतलब इस फील्ड से हटा दोगे, या फिर पार्शियली थोड़ा बहुत हटाओगे अपनी मोनोपोली क्रिएट करने के लिए। The Parliament can appoint an appropriate authority for carrying out the purpose of the above provision relating to the freedom of trade, commerce and intercourse and the restriction to it. तो पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि वो लॉ पास करके एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी बना सकती है, एक बॉडी या फिर ऑर्गेनाइजेशन बना सकती है जो ये सारे जो पर्पस है और ये प्रोविजन है किससे रिलेटेड? फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स से रिलेटेड, और इनके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन लग रहे हैं इनको देखने के लिए कोई भी एक अथॉरिटी बना सकती है। पार्लियामेंट के पास ये पावर है। द पार्लियामेंट एंड कैन ऑल्सो कन्फर द अथॉरिटी दैट नेसेसरी पावर्स एंड ड्यूटीज, बट नो सच अथॉरिटीज हैज बीन मेड सो फार। इन यूएसए सच अथॉरिटीज इज नोन एज इंटर स्टेट कॉमर्स कमीशन।
तो पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि वो एक अथॉरिटी बना सकती है और यही अथॉरिटी देखेगी फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स और इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस। लेकिन पार्लियामेंट इस ये जो अथॉरिटी है इसको नेसेसरी पावर्स और ड्यूटीज़ फंक्शंस भी दे सकती है, लेकिन अब तक पार्लियामेंट ने ऐसी कोई भी अथॉरिटी नहीं बनाई है या फिर अपॉइंट नहीं की है। यूएसए में एक ऐसी अथॉरिटी है जिसको इंटर स्टेट कॉमर्स कमीशन कहा जाता है। जोनल काउंसिल्स आर स्टैट्यूटरी बॉडीज एंड नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अब जोनल काउंसिल जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी का फर्क समझाता हूँ। इंटर स्टेट काउंसिल होती है इंटर स्टेट काउंसिल। अब इंटर स्टेट काउंसिल जो है अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटर स्टेट काउंसिल को बनाया जाता है, आर्टिकल 263। इसका मतलब ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 263, उसके अंदर इंटर स्टेट काउंसिल को जो है मेंशन किया गया है। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, इंटर स्टेट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई है। तो वो बॉडीज़, वो अथॉरिटीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है वो होगी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, और वो काउंसिल्स या फिर वो बॉडीज़ जो लॉ ने बनाई है, या तो स्टेट लेजिस्लेचर ने या तो पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया है, उसके थ्रू एक अथॉरिटी या फिर काउंसिल या फिर कोई एक बॉडी बनी है, तो वो होगी स्टैट्यूटरी। वो स्टैट्यूटरी बॉडीज जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं होती है। दे आर एस्टैब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। तो मैं बताया है स्टैट्यूटरी मतलब वही है जो एक पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनती है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट के थ्रू बनती है। और ये कौन सा एक्ट के थ्रू बनी थी? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। पार्लियामेंट ने इसे पास किया था 1956 में। कब पास किया था? जब 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 आया था, स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा था। द एक्ट डिवाइडेड द कंट्री इंटू 5 जोन्स, नॉर्थ, सेंट्रल, वेस्टर्न, ईस्टर्न, सदर्न, एंड प्रोवाइडेड अ जोनल काउंसिल फॉर ईच जोन। तो इस एक्ट ने हमारी कंट्री को 5 जोन्स में डिवाइड कर दिया, नॉर्दर्न जोन, सेंट्रल जोन, ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन, सदर्न जोन, और हर एक जोन को एक जोनल काउंसिल बना दी गई, ईच जोन के लिए एक जोनल काउंसिल। While forming these zones, several factors have been taken into consideration, include the natural division of the country, river system, that is means of communication, cultural and linguistic affinity, and the requirements of economic development, सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर। तो अब इंडिया को 5 जोन्स में डिवाइड किया। अब ये जोन्स को आपने डिवाइड कैसे किया, इस जोन्स को आपने बनाया कैसे? तो बहुत सारे फैक्टर्स को हमने कंसिडर किया, जैसे कि कौन से फैक्टर? नेशनल डिवीजन ऑफ द कंट्री, जो इंडिया की ज्योग्राफी है, नेचुरल डिवीजन है, वो कैसे बनाता है? रिवर सिस्टम है को कंसिडर किया, कम्युनिकेशन को, कल्चरल जो है लिंग्विस्टिक, कल्चर सेम होगा, लिंग्विस्टिक सेम होगा, ऐसी चीज़ों को कंसिडर किया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितनी कहाँ ज़रूरी है, लॉ एंड ऑर्डर को भी चेक किया, सिक्योरिटी भी चेक की। तो इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके इन जोन्स को फॉर्म किया गया। Each zonal council consists of the following members: Home Minister of central government, Chief Minister of all the states in the zone, 2 other ministers from each state in the zone, the administrator of each union territory in the zone। मतलब जोनल काउंसिल के अंदर नीचे दिए गए मेंबर्स होंगे। सब में पहले तो होम मिनिस्टर होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, और चीफ मिनिस्टर होंगे सारे स्टेट्स के जो जोन के अंदर आते हैं। मतलब अब सपोज कर लीजिए नॉर्दर्न जोनल काउंसिल है। अब नॉर्दर्न जोनल काउंसिल के अंदर जितने भी सारे स्टेट्स आ रहे हैं उन स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स आएंगे। मतलब उस जोन के अंदर जो भी स्टेट्स आ रहे हैं उनके चीफ मिनिस्टर्स आएंगे। 2 अदर मिनिस्टर्स फ्रॉम ईच स्टेट इन द जोन्स, और मतलब जितने स्टेट्स होंगे ना उस हर एक स्टेट में से 2 अलग मिनिस्टर्स आएंगे। मतलब एक तो सीएम आएंगे और 2 अलग मिनिस्टर्स भी आएंगे हर एक स्टेट में से जो जोन के अंदर आ रहा है। और अगर उस जोन के अंदर कोई यूनियन टेरेटरी है तो उस यूनियन टेरेटरी के एडमिनिस्ट्रेटर भी आएंगे। तो हर एक यूनियन टेरेटरी के एडमिनिस्ट्रेटर भी आएंगे। बिसाइड द फॉलोइंग पर्सन कैन बी एसोसिएटेड विद द जोनल काउंसिल एज एडवाइजरी, दैट इज विदाउट द राइट टू वोट इन द मीटिंग। तो अब तक ये जो ऊपर जो मेंबर्स थे वो जो परमानेंट मेंबर हम कह सकते हैं, मतलब इनके पास राइट टू वोट है। होम मिनिस्टर के पास राइट टू वोट है, चीफ मिनिस्टर सारे स्टेट के पास राइट टू वोट है, और हर एक स्टेट से जो है 2 मिनिस्टर्स आ रहे थे उनके पास भी राइट टू वोट है, और यूनियन टेरेटरी के एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास भी राइट टू वोट है। लेकिन इनको छोड़कर भी नीचे दिए कुछ और पर्सनस भी है जो जोनल काउंसिल के अंदर आते हैं, और ये एडवाइजर्स हैं। मतलब इनके पास राइट टू वोट नहीं है, मीटिंग के अंदर ये वोट नहीं डाल सकते। दैट इज विदाउट द राइट टू वोट इन द मीटिंग। A person nominated by Niti Aayog, Chief Secretary of the Government of each state in the zone, and the Development Commissioner of each state in the zone। मतलब एक पर्सन जो नीति आयोग नॉमिनेट करेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करने के लिए बॉडी बनाई गई थी। और चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट इन द जोन, मतलब जोन के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं उन सारे स्टेट के चीफ सेक्रेटरी आएंगे। और डेवलपमेंट कमिश्नर भी आएंगे हर एक स्टेट्स में, हर एक स्टेट के, मतलब जोन के अंदर जितने भी सारे स्टेट्स हैं उनके डेवलपमेंट कमिश्नर भी आएंगे। द होम मिनिस्टर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कॉमन चेयरमैन फॉर ऑल 5 जोनल काउंसिल्स। तो जो होम मिनिस्टर होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो होम मिनिस्टर है वो कॉमन चेयरमैन होंगे। 5 काउंसिल के एक कॉमन चेयरमैन है यूनियन होम मिनिस्टर। Each chief minister act as a vice chairman of the council by rotation, holding the office for a period of 1 year at a time। मतलब
हर एक जोन के अंदर कुछ स्टेट्स होंगे और हर एक स्टेट्स के पास से अपना अपना चीफ मिनिस्टर आएगा। तो चीफ मिनिस्टर बारी बारी से वाइस चेयरमैन की जगह लेंगे और ये वाइस चेयरमैन बारी बारी से वो बनेंगे और रोटेशन के थ्रू बनेंगे। और एक जो चीफ मिनिस्टर है वो इस ऑफिस को होल्ड करेगा, इस पोस्ट को होल्ड करेगा 1 साल के लिए, एक बार में 1 साल के लिए। द जोनल काउंसिल एम्स एट प्रमोटिंग द कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड द सेंटर। तो जोनल काउंसिल का एम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जोनल काउंसिल का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बढ़ाए स्टेट्स के बीच में, यूनियन टेरिटरीज के बीच में, सेंटर के बीच में। दे डिस्कस and make recommendation regarding the matters like social and economic planning, linguistic minorities, border disputes, interstate transport and so on। तो ये इस जोनल काउंसिल के अंदर डिस्कशन होती है, डेलिब्रेशन होती है, मतलब बातचीत होती है, रिकमेंडेशंस दिए जाते हैं। किन किन मैटर्स पर? इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग पे रिकमेंडेशन दिए जाते हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ पर रिकमेंडेशन दिए जाते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड रिकमेंडेशन दिए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो गया, दो स्टेटों के बीच में इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट, मतलब दो स्टेटों के बीच में ट्रांसपोर्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ें। दे आर ओनली डेलिब्रेटिव एंड एडवाइजरी बॉडीज़। और ये भी एक एडवाइजरी बॉडी है, डेलिब्रेटिव बॉडी है, सिर्फ एडवाइस देगी, ये बाइंडिंग नहीं है। द ऑब्जेक्टिव्स और द फंक्शंस ऑफ द जोनल काउंसिल आर इन डिटेल आर एज फॉलोज। तो जो ऑब्जेक्टिव यानी कि फंक्शंस, क्या क्या काम है जोनल काउंसिल्स के, वो नीचे दिए गए हैं। टू अचीव द इमोशनल इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, मतलब हमारे इमोशनली हम इंटीग्रेट हो, मतलब हमारी कंट्री एक हो। ये इस जो है मोटिव को फैलाना, ऐसी आइडियोलॉजी को फैलाना, इंडिया एक है, इसको प्रमोट करना। टू हेल्प इन अरेस्टिंग द ग्रोथ ऑफ एक्यूट स्टेट कॉन्शियसनेस, रीजनलिज्म, लिंग्विस्टलिज्म, पर्टिकुलरिस्टिक टेंडेंसीज, मतलब ऐसी टेंडेंसी लिंग्विज्म और पर्टिकुलरिस्टिक ट्रेंड्स, मतलब एक रीजन के थ्रू आपका फेवर होना। मतलब अगर आप एक ही स्टेट के लिए फेवर करो, आप कोई एक स्टेट के सिटीजन नहीं हो, आप इंडिया के सिटीजन हो। बोलने का मतलब आप जो है एक रीजन को प्रेफरेंस ना दीजिए, आप पूरे इंडिया को प्रेफरेंस दीजिए। इंडिया एज अ यूनिट है, हमारे लैंग्वेजेस, कल्चर जो है वो अलग होंगे, रीजन अलग होंगे, डेमोग्राफिक्स अलग होंगे, जो है हमारा रहने का तरीका अलग होगा, लेकिन हम जो है एक इंडिया एज अ यूनिट है। तो रीजनल टेंडेंसीज, सेक्शनिस्ट टेंडेंसीज, इसको अवॉइड करना। टू हेल्प इन रिमूविंग द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ सेपरेशन इन सम केसेस, सो द प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, इंटीग्रेशन एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट में सिंक्रोनाइज। तो सेपरेशन के बाद रीऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस में अगर दो सेपरेशन हो रहे हैं तो इसके अगर कुछ साइड इफेक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट्स हो रहे हैं तो इनको सही करना। टू अनेबल द सेंटर एंड द स्टेट टू कॉर्पोरेट विद ईच अदर इन द सोशल इकोनॉमिक मैटर्स एंड एक्सचेंज आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंस इन ऑर्डर टू एवॉल्व द यूनिफॉर्म पॉलिसीज़। तो सेंटर और स्टेट के बीच में कॉर्पोरेशन को बढ़ाना, जिससे सोशल और इकोनॉमिक मैटर्स पर इन लोगों की जो है आइडियाज़ को एक्सचेंज करना, इन लोगों के एक्सपीरियंस को एक्सचेंज करना और यूनिफॉर्मिटी लाना पॉलिसीज़ में। टू कॉर्पोरेट विथ ईच अदर इन द सक्सेसफुल एंड स्पीडी एग्जीक्यूशन ऑफ मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। जो बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं इनको सक्सेसफुली और जल्दी एग्जीक्यूट करना, इन लोगों को जल्दी इंप्लीमेंट करना, इसके लिए कॉर्पोरेशन चाहिए। क्योंकि जब एक बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनता है वो एक स्टेट में कन्फाइंड नहीं होता, बहुत सारे स्टेट्स में होता है। तो उसके भी अगर जल्दी एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए कॉपरेशन ज़रूरी है। टू सिक्योर सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम बिटवीन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री। सो एक पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम बनाना, मतलब एक कॉमन पॉलिटिकल जो है क्या कहते हैं, यूनिफॉर्मिटी लाना अलग अलग रीजन्स में हमारी कंट्री के, इस सबको प्रमोट करते हैं। द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। In addition to the above zonal council, North Eastern Council was created by a separate act of the Parliament, the North Eastern Council Act of 1971. It came into existence in 8 August 1972. तो ऊपर जो है 5 जोनल काउंसिल्स बनाए गए थे, नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न। लेकिन उसके बाद इसके एडिशन में भी एक नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल बनाई गई थी, एक सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू। और कौन सा एक्ट था? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971 था। ये कब एग्जिस्टेंस में है? 1972 में है, 8 अगस्त को। इट मेंबर्स इंक्लूड असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम। इन 2002 सिक्किम वॉज एडेड एज द 8th मेंबर ऑफ द नॉर्दर्न ईस्टर्न काउंसिल। तो ये सारे स्टेट्स इसमें आते हैं, इसके मेंबर से। इट फंक्शंस आर सिमिलर टू दोज ऑफ द अदर जोनल काउंसिल बट अ फ्यू एडिशन। तो जोनल काउंसिल है, ये भी एक जोनल काउंसिल है 5 की तरह, तो इसके फंक्शंस जो है सिमिलर होंगे, लेकिन इनके एडिशन में थोड़े और जो है फंक्शंस ऐड किए गए हैं। It has to formulate and unify the coordination regional plan converting matters of common importance. It has to review from time to time the measures taken by the member states for the maintenance of security and public order in this region. तो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, अब इंडिया का मैप है, ये समझ लीजिए नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है। तो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में जो है ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक एरिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स लगते हैं, जैसे कि बांग्लादेश के साथ। जो हमारा इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ये थोड़ा सेंसिटिव है, चाइना के साथ बॉर्डर हम शेयर करते हैं, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ, म्यांमार हो गया, नेपाल के साथ। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन हो गई और बहुत सेंसिटिव भी लोकेशन है। तो इसके लिए, इसके सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, इस रीजन में सही से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अलग से जोनल काउंसिल बनाई गई थी। तो एडिशन में थोड़ा एक्स्ट्रा फंक्शंस भी है इसके।
टेबल 16.2 में जोनल काउंसिल्स दिए गए हैं और उनमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, मेंबर्स आते हैं, इनके हेडक्वार्टर्स का है, ये सब मेंशन किए गए हैं। और टेबल 16.3 में इंटर स्टेट जो है, मतलब दो स्टेटों के बीच में जो रिलेशंस को जो जो आर्टिकल्स कवर करते हैं वो सब दिए गए हैं, एक बार रीडिंग कर लीजिए। इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा 16th चैप्टर जो है इंटर स्टेट रिलेशंस, मतलब दो स्टेट्स के रिलेशंस। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ नाइस डे।